हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसका कोर्स कोड है हमारे पास HIST 446C। तो इसके अंतर्गत आज हमारा चैप्टर नंबर 3 के ऊपर हम बात करेंगे उपनिवेशवाद के चरण और औपनिवेशिक राज्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि उपनिवेश क्या होता है। तो उपनिवेशवाद एक विस्तारवादी धारणा है जिसके तहत किसी देश का आर्थिक शोषण एवं उत्पादन होता है तथा इसमें एक राष्ट्र द्वारा किसी अन्य राष्ट्र की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना पर नियंत्रण करने वाला देश मातृदेश कहलाता है। इस प्रकार उपनिवेशवाद के अंतर बनाई गई नीतियों का लक्ष्य होता है मातृदेश को आर्थिक लाभ पहुंचाना। भारत में उपनिवेशवाद को RP दत्त ने 3 चरणों में बांटा है। नंबर 1 वाणिज्यिक पूंजीवाद, नंबर 2 औद्योगिक पूंजीवाद और नंबर 3 वित्तीय पूंजीवाद। जो वाणिज्यिक पूंजीवाद है उसका टाइम पीरियड इन्होंने 1757 से लेकर 1813 ईस्वी तक बताया है। औद्योगिक पूंजीवाद का टाइम पीरियड 1813 से 1858 ईस्वी तक बताया है और वित्तीय पूंजीवाद का टाइम पीरियड 1858 से लेकर 1947 तक बताया है। हम बात करेंगे सबसे पहले वाणिज्यिक पूंजीवाद। वाणिज्यिक पूंजीवाद की शुरुआत जो है प्लासी के युद्ध के पश्चात होती है। इस चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में कंपनी ब्रिटेन तथा यूरोप के अन्य देशों में कम कीमत पर तैयार भारतीय माल का निर्यात कर अच्छी कीमत वसूला करती थी। प्रथम चरण में ब्रिटिश कंपनी का पूरा ध्यान आर्थिक लूटमार पर ही केंद्रित रहा। इसलिए इस चरण में व्यापारिक एकाधिकार के लिए इन्हें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी से कई युद्ध करने पड़े। इसमें ब्रिटिशों के प्रमुख उद्देश्य थे। नंबर 1 भारत के व्यापार पर एकाधिकार करना, ये ब्रिटिशों का एक प्रमुख उद्देश्य था। नंबर 2 राजनीतिक प्रभाव स्थापित करके राजस्व प्राप्त करना। नंबर 3 कम से कम मूल्य पर वस्तुओं को खरीदकर यूरोप में उन्हें अधिक से अधिक मूल्य पर बेचकर लाभ कमाना। नंबर 4 अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को इस देश से यानी कि भारत से बाहर निकालना। नंबर 5 भारतीय प्रशासन परंपरागत, व्यायिक, कानूनी, यातायात, संचार तथा औद्योगिक व्यवस्था में विशेष मौलिक परिवर्तन किए बगैर पूंजी प्राप्त करना। उपनिवेशवाद के पहले चरण में कंपनी का एकमात्र उद्देश्य किसी तरह से भारत के धन को लूटना था। एडम स्मिथ ने 1757 से 1772 तक के काल को औपनिवेशिक काल कहा है। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार KM पाणिकर ने अंग्रेजी शासनकाल को डाकू राज्य कहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास चरण है वह है औद्योगिक चरण, औद्योगिक पूंजीवाद, जिसका टाइम पीरियड 1813 से लेकर 1858 ईस्वी तक बताया गया है RP दत्त के द्वारा। तो इस चरण में 1813 में भारत के व्यापार से कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया तथा इसके बाद औद्योगिक पूंजीवाद द्वारा भारत के शोषण का रूप सामने आया। इस चरण में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखकर कंपनियां बनाई गई तथा इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना की गई। भारत में उद्योगों की स्थापना होने से जहां एक तरफ कच्चे माल और खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ी, वहीं दूसरी ओर कारखाना निर्मित उत्पादन की बिक्री के लिए एक बाजार की आवश्यकता पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ने भारत में नई नीतियां लागू की। 1813 का चार्टर एक्ट पारित करके भारत के प्रति ब्रिटेन ने जो है मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर कंपनी का भारतीय क्षेत्र से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया और प्रत्येक ब्रिटिश व्यापारी के लिए भारत का दरवाजा खोल दिया। इस चरण में भारत अब कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयाकर बनकर रह गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाने से सस्ती लागत पर तैयार ब्रिटेन के कपड़ों को भारतीय बाजारों में जो है बेचा जाने लगा। इस चरण में भारत में खाद्यान्न फसलों की जगह अब वाणिज्यिक फसलों को अधिक उगाया जाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप अनाज की कमी से खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि हुई। इस चरण की मुख्य उपलब्धि रेलवे का विकास था, लेकिन रेलवे का विकास भारत की प्रगति की दृष्टि से नहीं बल्कि अंग्रेजों की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के कारण किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारत से
कच्चे माल के निर्यात और ब्रिटेन के कारखानों में उत्पादित माल के आयात और इसके आंतरिक विक्रय के लिए देश में परिवहन साधनों के विकास की आवश्यकता पड़ी। इसके विकास का दूसरा कारण ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना था। नेक्स्ट जो हमारे पास चरण है वो है वित्तीय पूंजीवाद। हम बात करेंगे पूंजीवाद, एक आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादों के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, इसे बाजार प्रणाली कहा जाता है। पूंजीवाद में लाभ कमाने के लिए कारोबार की निजी स्वामित्व को प्रोत्साहित किया जाता है। पूंजीवाद की अगर हम विशेषताएं देखें तो इसमें निजी संपत्ति, पूंजी संचय, मजदूरी श्रम, मुक्त बाजार और व्यापार, मूल्य संरचना, प्रतिसंवर्ती बाजार, कानून का स्थिर शासन, स्वतंत्र रूप से संचालित पूंजी बाजार, कम भ्रष्टाचार, मूल्य खोज प्रक्रिया। तो ये हमारे पास पूंजीवाद की विशेषताएं थी। जो वित्तीय पूंजीवाद है, नेक्स्ट हमारे पास चरण, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक। इस चरण वित्तीय पूंजीवाद का अर्थ है पूंजीवाद की वह अवस्था जिसमें आर्थिक व राजनैतिक प्रभुत्व औद्योगिक पूंजियों की बजाय द्वितीय संस्थाओं वित्तपोषकों द्वारा लागू किया जाता है। अब्द कमर्शियल बैंक 1881, शेयर मार्केट। वित्तीय पूंजीवाद 1858 से 1847। इस चरण के दौरान अंग्रेजों ने मैनेजिंग एजेंसी, निर्यात आयात फर्मों, विनियम बैंक और पूंजी के कुछ निर्यात के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत किया। अंग्रेजों ने रेल, डाक और तार तथा बैंकिंग प्रणाली शुरू करके भारत में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। इस चरण में उन्होंने देसी रियासतों के शासकों के साथ समझौते और अच्छे संबंध स्थापित किए। प्रमुख देसी रियासतें थी गुजरात में बड़ौदा, धर्मपुर, राजकोट, भावनगर और जामनगर। इस चरण में ब्रिटेन में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने और साथ ही साथ भारतीय बाजारों में कंपनी के शोषण से ब्रिटेन में विशाल पूंजी इकट्ठी हुई। इस पूंजी का निवेश करने के लिए ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग ने भारत में ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया। भारत में ब्रिटिश सरकार को रेलवे का विकास करने के लिए पूंजी की जरूरत थी, इसलिए ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारत को पूंजी सार्वजनिक ऋण के माध्यम से दी। इस सार्वजनिक ऋण पर सरकार को न केवल ब्याज देना होना था, बल्कि उन्हें भारत को रेलवे से होने वाले लाभ का हिस्सा भी जो है देना पड़ता था। 1939 के वर्ष तक आते आते भारत सरकार के ऊपर सार्वजनिक ऋण का भार 88 करोड़ पाउंड तक पहुंच चुका था। ब्रिटिश पूंजी का सबसे बड़ा निवेश भारत में रेलवे के विकास में किया गया। भारत में रेलवे के बाद ब्रिटिश पूंजी का दूसरा सबसे बड़ा निवेश चाय, कॉफ़ी, रबड़, नील के उत्पादन में किया गया। यही सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि वित्तीय पूंजीवाद के दौर में भारत में बड़े पैमाने पर रबड़, चाय, कॉफ़ी, नील के बड़े बड़े बागानों का विकास किया गया। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह आगे भी हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।